हेलो। हेलो। आइए अब आपका जुरिस्प्रूडेंस में चला जा रहा था और जुरिस्प्रूडेंस भी अच्छे से आप लोग पढ़िए। क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस आज आप ला होता है तो प्रयास ये करिए कि इसको भी आप एविडेंस के साथ साथ अच्छे से तैयार करिए। कई जगह कंपटीशन में आपका क्वेश्चन तमाम बनते हैं। जुरिस्प्रूडेंस में मैं नेचुरल स्कूल पढ़ा दिया था और अब हमें ये पढ़ाना है कि जो प्राकृतिक विचारधारा है या जो नैसर्गिक विचारधारा है या हम कह सकते हैं जो डिवाइन लॉ हैं, ईश्वरीय विधि हैं या नैसर्गिक न्याय है, आपका ये देखना है। अब भारत में इसका एप्लीकेशन देखना है जो इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। प्री में भले कम आए लेकिन इंटरव्यू में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। अगर कोई लड़का ये कहे कि वह एलएलएम किया है तो जैसे ही आप इंटरव्यू में अपने को ये घोषित करते हैं कि हम मास्टर ऑफ लॉ किए हैं, मास्टर ऑफ लाज किए हैं, तो तुरंत आपसे कॉन्स्टिट्यूशन और जुरिस्प्रूडेंस पर ज़्यादा अटैकिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बताते हैं वर्तमान में प्राकृतिक, भारत में अभी चलेंगे लेकिन वर्तमान में नेचुरल लॉ के या प्राकृतिक विधि के मुख्यतः 3 प्रिंसिपल आपका प्रचलित हैं। उन्हीं 3 प्रिंसिपलों को या उन्हीं 3 पहले बिंदुओं को हमें देखना है। यानी कि वर्तमान में प्राकृतिक विधि के 3 सिद्धांत लागू हैं। वह कौन कौन से सिद्धांत हैं, पहले तीनों को लिख लिया जाए। पहला सिद्धांत है आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरे पक्षकार को सुनो। ये नेचुरल जस्टिस का वर्तमान में पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस यानी कि पक्षपात के विरुद्ध, या इसको हम कहते हैं अभिनत के विरुद्ध नियम, यानी कि रूल अगेंस्ट बायस। और तीसरा आपका रीजन डिसीजन या सकारण निर्णय। सकारण निर्णय या निर्णय का कारण लिखना, यानी कि जब भी कोई प्राधिकारी कोई फैसला दे तो उस फैसले का बेस बताए, उस फैसले का रीजन बताए, कारण बताए। इन तीनों सिद्धांतों को हमें डिटेल में देखना है। इन तीनों सिद्धांतों को देखते समय एक बात अवश्य गौर में रखनी है, ध्यान में अच्छे से, कि इन सिद्धांतों को भारतीय कानून में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका सीपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, एविडेंस हो गया, आखिर किन किन सेक्शनों में या किन किन आर्टिकलों में इन प्रावधानों को वेस्ट किया गया है, यानी कि वेस्टेड किया गया है, समाहित किया गया है,
वह भी हम बताएंगे। लेकिन आइए हम पहला सिद्धांत उठाते हैं, दूसरे पक्षकार को भी सुनो। आडि अल्ट्रम पर्टम, देखिए इसका डिटेल में। दूसरे पक्षकार को सुनो का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंड नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंड नहीं दिया जाना चाहिए, अर्थात कोई निर्णय, डिक्री, आदेश या दंडादेश पारित करने के पूर्व दोनों पार्टी को, दोनों पक्षकारों को सुना जाना चाहिए। जहां तक आपका सुनवाई या हियरिंग की बात है, दोनों पक्षकारों को सुनने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो सूचना, यानी कि आपका नोटिफिकेशन या जानकारी इंफॉर्मेशन देना, और दूसरा हियरिंग यानी कि सुनवाई। यानी कि दो चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, दूसरे पक्षकार को जानकारी दी जाए, और जानकारी देने के बाद उसकी बातों को कोर्ट क्या करे, सुने। जहां तक दूसरे पक्षकार को सुनो की बात है, आपका आर वर्सेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय केस आपका है। आर वर्सेज कैम्ब्रिज, आर वर्सेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का केस है। ये 1700 आपका 1723 का केस है, 1723 का। और जस्टिस 4Q जस्टिस थे आपका, जस्टिस का नाम याद रखिए, 4Q थे। यानी कि 1723 में ही इसमें न्यायाधीश ने आडि अल्ट्रम का इतिहास बताया, और इतिहास ये बताया कि ये जो नियम है नेचुरल जस्टिस का, ये आज से नहीं है, बल्कि ये बहुत प्राचीन है। ये आदिकाल से नियम चला आ रहा है, और मानव इतिहास में प्रथम सुनवाई ईडन के उद्यान में की गई थी। यानी कि मानव इतिहास में प्रथम सुनवाई ईडन के उद्यान में की गई थी। कैसे सुनवाई हुई? ईश्वर ने एक आदम या मानव को फलों की रखवाली के लिए, बागीचे की रखवाली के लिए नियुक्त किया, और कहा कि स्वर्ग में जो फल लगे हैं उसको न खाना। मानव लालची निकला, और जैसे ही ईश्वर वहां से गए, मानव फल तोड़कर खा लिया। जब ईश्वर आए तो बिना सुने उसको स्वर्ग से नहीं निकाले। ईश्वर ने पूछा कि हे आदम, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? क्यों जब मना किया गया था उसके बावजूद भी तुम फल खा लिए? और मानव को सुनने के बाद ईश्वर ने उसे स्वर्ग से क्या किया? निकाल दिया। यानी कि ये प्रथम सुनवाई। जहां तक आपका नैसर्गिक न्याय का मैग्ना कार्टा का केस है, ये बिहार में भी पूछा गया था, जे में एडिला में रिज वर्सेज वाल्डविन का केस है, सबसे महत्वपूर्ण केस है। रिज वर्सेज वाल्डविन का केस, रिज ये बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वाल्डविन, रिज वर्सेज वाल्डविन का केस है, 1964 का केस है। और जस्टिस याद रखिए, जस्टिस थे रीड, काफी महत्वपूर्ण है। रिज बनाम वाल्डविन का केस। देखिए इसमें आपका इस केस को नेचुरल जस्टिस का मैग्ना
कार्टा कहा जाता है, पूछ सकता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, इस केस को नेचुरल जस्टिस का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इस केस में ये निर्णय दिया गया कि प्राकृतिक न्याय की हूबहू परिभाषा देना संभव नहीं है, ये कहा गया। अब आया कि भाई मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको बनाना है। मैग्ना मतलब बिग होता है और कार्टा मतलब चार्टर, यानी कि शाब्दिक अर्थ हिंदी में हुआ बड़ा विलेख, या हिंदी में कहा जाता है महाधिकार पत्र। महाधिकार पत्र हिंदी में कहा जाता है मैग्नाटा को। जहाँ तक आपका मैग्ना कार्टा की बात है, 1215 ईस्वी में, यानी कि 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा आया इंग्लैंड में। अब भारत में किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये यूपीजे में पूछ सकता है। तो भारत में जो संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये कहने वाले हैं विद्वान बीजी रामचंद्रन, यानी कि बीजी रामचंद्रन ने संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा, महाधिकार पत्र कहा। आगे चला जाए, अब हमें ये देखना है कि आखिर दूसरे पक्षकार को सुनो, अर्थात आडि अल्ट्रम परटम का सिद्धांत आपका भारत में किन किन कानूनों में कहाँ कहाँ समाहित किया गया है। सबसे पहले हम एविडेंस एक्ट उठाते हैं और एविडेंस एक्ट में साक्ष्य नियम उठाते हैं। जहाँ तक एविडेंस एक्ट की बात है, जो ये एविडेंस एक्ट में प्रति परीक्षा होती है, प्रति परीक्षा होती है, यानी कि जिरा होता है या क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ये शुद्ध रूप से आडि अल्ट्रम परटम के सिद्धांत पर ही आधारित है। अर्थात दूसरे पक्षकार को गवाहों की प्रति परीक्षा करने का क्या होता है, अधिकार होता है। आइए एविडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 देखना है, जो बिहार में कई बार पूछा गया है। बिहार में ये क्वेश्चन बना है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं या जो लोक सेवक हैं, उनको प्रोटेक्शन कहाँ दिया गया है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, आर्टिकल 311। लोक फिर आपका पूछा जाता है आडि अल्ट्रम परटम का सिद्धांत लोक सेवकों के बारे में संविधान में कहाँ ऐड किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 311 में। लोक सेवकों के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, हम ये देखते हैं। जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट को या लोक सेवक को उसके पद से रिमूव किया जाएगा, यानी कि बर्खास्त किया जाएगा, पदच्युत किया जाएगा, तो दो प्रोटेक्शन दिए गए हैं। पहला ये है कि आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि उस लोक सेवक की बातें सुनी जाएंगी। और दूसरा आपका है कि जो अथॉरिटी या जो प्राधिकारी किसी लोक सेवक को नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, उससे सबऑर्डिनेट या उससे नीचे का प्राधिकारी उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता, यानी कि पदच्युत नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता। ये दो प्रोटेक्शन कहाँ हैं लोक सेवकों को, आपका आर्टिकल
311 में। लेकिन नेचुरल जस्टिस का नियम विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अनुच्छेद 311 में ही, याद रखिए, 3 ऐसी पूछा गया था इंटरव्यू में, 3 ऐसी अपवादिक दशाएं दिया गया है या 3 ऐसे एक्सेप्शन दिए गए हैं जहां की नेचुरल जस्टिस के इस नियम का वायलेशन किया जा सकता है। ये डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम बस ये बता रहे हैं कि कितने एक्सेप्शन दिए गए हैं जहां नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया जाएगा, 3। अब हमें चलना है सीपीसी में चलना है। सीपीसी में हमें ये देखना है कि क्या सीपीसी में आडि अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो का सिद्धांत समाहित है कि नहीं। तो आपका सीपीसी में जब भी पढ़िएगा आडि अल्ट्रम परटम का सिद्धांत, तो देखिए कहाँ कहाँ समाहित है। सीपीसी की धारा 26 हम बताएंगे, इसके बाद 27, 28 और 29 बताएंगे, और इसी के साथ रीड विथ यानी कि R/W या सपठित आदेश 5 बताया जाएगा। देखिए आपका सिविल मामलों में थोड़ा इस सिद्धांत को अप्लाई किया जाए। सीपीसी की धारा 26 वाद दायर करने की बात करती है, सूट दायर करने की बात करती है, और ये बताती हैं कि प्रत्येक सूट, प्रत्येक वाद पत्र के माध्यम से दायर किया जाएगा, प्लेंट के माध्यम से दायर किया जाएगा। अब समस्या ये आई कि मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया, तो प्राकृतिक न्याय का जो हम पहला सिद्धांत बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आडि अल्ट्रम परटम यानी कि किसको सुना जाए, बी को। अब बी को सुनने के लिए क्या उपाय है, तो सेक्शन 27, 28 और 29 में आपका ये प्रावधान है कि जो डिफेंडेंट हैं, प्रतिवादी हैं, यानी कि इस उदाहरण में बी हैं, उस माने वह न्यायालय में अपीयर हो, न्यायालय में हाजिर हो और वादी के दावे का जवाब दे। इसके लिए उसके नाम समन निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? समन। तो जो ये समन है सीपीसी में, ये शुद्ध रूप से आडि अल्ट्रम परटम का ही नियम है, ये नेचुरल जस्टिस का नियम है। अब ये आया कि समन निकाला जाएगा, ये सारवान प्रावधान ये सीपीसी के 3 धाराओं में है, 27, 28 और 29 में। लेकिन इसके लिए जो प्रोसीजर है वह किस आर्डर में है? सीपीसी के 5 में। इसके बाद हम देखते हैं सीपीसी भी आपका हो गया, नेचुरल जस्टिस कहाँ समाहित है। इसके बाद हमें देखना है नेचुरल जस्टिस के इस नियम को सीआरपीसी में। और इंटरव्यू में ज़्यादा जो क्वेश्चन बना है आपका सीआरपीसी से ही बना है। वैसे तो पूरी हमारी सीआरपीसी ही नेचुरल जस्टिस पर आधारित है, लेकिन दायरा थोड़ा सीमित करना पड़ेगा और हमें ये मुख्य चीज़ें खोजना है कि आडि अल्ट्रम परटम का सिद्धांत सीआरपीसी में कहाँ कहाँ वेस्टेड है, कहाँ कहाँ दिया गया है। तो आइए एक एक करके चला जाए। सबसे पहले सीआरपीसी में देखिए, सीआरपीसी में जब भी पढ़िए सबसे पहले सेक्शन 273 पढ़िएगा और 273 का एक्सेप्शन भी पढ़ना है। ये सीआरपीसी में मेंस, प्री और इंटरव्यू में भी आ रहा है क्वेश्चन।
इसका अपवाद पढ़ना है। अपवाद आपका सीआरपीसी के सेक्शन 115 में है, 205 में है, इसके बाद 253 में है, इसके बाद 299 में है और 317 में है। देखिए अच्छे से इसको देखिए। आपका सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी का सेक्शन 273 प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को प्रश्रय देता है कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाना चाहिए और किसी के पीठ पीछे कोई आपका कह सकते हैं कि सुनवाई न की जाए। अब कहा क्या गया है, एक एक लाइन सब धाराओं को देखना है। देखिए 273, प्रत्येक जांच या विचारण में, यानी कि जनरल रूल यही निकला सेक्शन 273 सीआरपीसी में कि प्रत्येक इंक्वायरी और ट्रायल में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध, यानी कि एक्यूज्ड के विरुद्ध एविडेंस तभी लिया जाएगा जब एक्यूज्ड, यानी कि जब अभियुक्त न्यायालय में एपियर हो, यानी कि अभियुक्त के सामने ही जांच और विचारण में क्या लिया जाएगा, एविडेंस। लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जहां की अभियुक्त की अनुपस्थिति में एविडेंस लिया जा सकता है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जहां की नेचुरल जस्टिस का क्या किया जाता है, वायलेशन। एक और आप देख सकते हैं, और वह धारा आप देख सकते हैं, कर सकते हैं 200 भी देख सकते हैं सीआरपीसी का, कि एक पक्षकार का साक्ष्य लिया जाता है लेकिन अभियुक्त उपस्थित नहीं रहता। उसको आगे हम बताएंगे। अब कहाँ कहाँ ये एक्सेप्शन या अपवाद हैं कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी अभियुक्त के अगेंस्ट में एविडेंस लिया जा सकता है। तो ये इंटरव्यू में भी काम करेगा, प्री में भी और मेंस में भी। सीआरपीसी में आपका 5 सेक्शन लिखे गए हैं और इसको जरूर पढ़िएगा। पहला सेक्शन है 115, अर्थात जब किसी व्यक्ति से प्रतिभूत की मांग की गई है, सियोटी की मांग की गई है, चाहे पीस बनाए रखने के लिए या गुड बिहेव, यानी कि शांति परिशांति या सदाचार बनाए रखने के लिए, ऐसी दशा में जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये कार्यवाही की गई है मजिस्ट्रेट चाहें तो उनको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकता है। व्यक्तिगत उपस्थिति से क्या दी जा सकती है, छूट। इसके बाद 205, न्यायालय इस सेक्शन के तहत भी अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस से क्या दे सकता है, छूट। इसके बाद 253, अभी बिहार जे में ये पूछा गया था 253 सीआरपीसी से, इसमें भी पर्सनल अपीयरेंस से छूट देने की बात है। लेकिन 2 सेक्शन इंटरव्यू के लिए अच्छे से पढ़ेंगे और वह है 299 और 317। देखिए आपका मेंस में अलग से इस समय आ रहा है। इंटरव्यू में बिहार जे के पिछली बार ये पूछा गया था कि यदि अभियुक्त फरार हो गया हो और जल्दी गिरफ्तार होने की संभावना न हो तो क्या किया जाएगा। तो फिर याद रखिए सेक्शन 299 बताता है कि यदि अभियुक्त फरार हो गया हो और तुरंत गिरफ्तार होने की संभावना न हो तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय अभिलिखित कर सकता है, माने उपस्थित होना आवश्यक नहीं। और आपका अगला सेक्शन है
317, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत बनता है। 317 से भी अच्छे से तैयार रखना है। यदि अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार, एक बार नहीं, बार बार विघ्न डालता हो, बार बार बाधा डालता हो, तो न्यायालय उसे हाजिरी से मुक्ति दे सकता है और उसके एडवोकेट या अधिवक्ता की उपस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस ले सकता है। ये नेचुरल 273 हम बताए। अब ये आरडी अल्ट्रम पर्टम का सिद्धांत आखिर और सीआरपीसी में कहाँ कहाँ समाहित है, एक एक लाइन सबको बताया जाए तो जो चार्ज होता है, आरोप अभियुक्त पर लगाया जाता है, वह भी इसी से रिलेटेड है। फिर आपका आ गया 303 सीआरपीसी की अगली धारा, अच्छे से देखना है। अभी पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था 303, यानी कि अपराध के प्रत्येक अभियुक्त को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना डिफेंस अर्थात अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा, हक होगा। ये किस सेक्शन में है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? सीआरपीसी के सेक्शन 303 में। ये स्टैट्यूटरी राइट है, और ये जो स्टैट्यूटरी राइट हम बता रहे हैं, यह एक फंडामेंटल राइट भी है। और ये फंडामेंटल राइट के रूप में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 22 के क्लास 1 में। ये कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा, याद रखिएगा, आर्टिकल 22 के क्लास 1 में। फिर आपका इस सिद्धांत को सीआरपीसी की धारा 304 में समाहित किया गया है। 304 में, जो पिछली बार इसके पहले वाले यूपीजे में पूछा गया था, और आपका उत्तराखंड में तो ये मेंस में भी क्वेश्चन आया था। देखिए 304 क्या कहती है। सेक्शन 304 कहता है, फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। अगर सत्र न्यायालय के समक्ष, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण के दौरान अभियुक्त की ओर से कोई अधिवक्ता नहीं है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह स्टेट के व्यय पर, राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को फ्री में अधिवक्ता मुहैया कराए। अगर सरकारें चाहें तो इस नियम को मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में भी लागू कर सकती हैं। ये हमारा सीआरपीसी बताती हैं, लेकिन वर्तमान समय में मैं बता दूं, फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 में समाहित है। हास्कट का केस है, और एचएम हास्कट के केस में, ये एचएम हास्कट वर्सेज महाराष्ट्र राज्य के केस में ये स्पष्ट बता दिया गया कि वर्तमान में फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है। ये भी याद रखिए। अगली धारा हम देखते हैं 313 313 सीआरपीसी की धारा 313 में न्यायालय द्वारा अभियुक्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी परीक्षा की जाती है, प्रश्न पूछा जाता है। ये भी आरडी अल्ट्रम क्या है, पर्टम। 315 अभियुक्त कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, यानी कि सेक्शन 315 अभियुक्त
सक्षम साक्षी होगा, ये भी आपका नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। फिर आपका 207, 208 इत्यादि धाराएं, यानी कि पूरी धाराओं की लिस्ट बताने भी मुश्किल है। इस प्रकार नेचुरल जस्टिस के जो हमने प्रथम नियम बताया, वह आपका कह सकते हैं कि आपको डिटेल में बताया गया। जो नेचुरल जस्टिस का सेकेंड नियम है, वह आपका है रूल अगेंस्ट बायस। बायस यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम या अभिनत के विरुद्ध नियम। जहाँ तक रूल अगेंस्ट बायस की बात है, पक्षपात की बात है, इसको हमें देखना है आपका पक्षपात होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो ये पक्षपात या बायस का नियम है, ये सबसे खतरनाक होता है। और अभी आपका पक्षपात के मामले में पूर्व सीजेआई गोगोई साहब को भी लपेटे में लिया गया है, और उसका उदाहरण भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। और अंकल सिंड्रोम से जो ग्रसित हैं हाई कोर्ट के जज, उनके बारे में क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो भी बताया जाएगा। लेकिन हम पहले पक्षपात देखें। रूल अगेंस्ट बायस में 3 बातें समाहित हैं। पहली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने मामले का स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता, यानी कि जिस व्यक्ति पर इल्जाम लगा है, वह व्यक्ति उस मामले को सुनवाई करने और निर्णय देने में अक्षम माना जाता है, क्योंकि आप ही अभियुक्त हैं, आप ही जज बन गए। यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ। और यही आपका गोगोई साहब ने उल्लंघन किया। आइए देखा जाए उन्होंने इसका कैसे वायलेशन किया था जब सीजे आई थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तमाम आरोप इस समय लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, लेकिन हम भी बता दें, एक महिला ने इन पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगाया। अब इन्होंने जांच कमेटी बैठाई, खुद ही इन्हीं के पास जांच कमेटी की रिपोर्ट भी गई, और खुद ही सुनवाई करके स्वयं को क्या कर दिए, क्लीन चिट दे दिए, पूरी तरह से मुक्त कर दिया आरोपों से। यानी कि आप ही एक्यूड हैं, आप ही जांच कराए, आप ही निर्णय दिए कि मैं पाक साफ हूँ। ये तो शुद्ध रूप से नेचुरल जस्टिस के इस नियम का वायलेशन हुआ, अर्थात आप अपने ही मामले में क्या बन बैठे, जज। अब जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, देखिए क्या कर रही हैं। जो पेगासस का मामला आया है, यानी कि फोन टेपिंग का मामला, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि इसी समय सरकार ने उस महिला का फोन टेप किया, गोगोई को बताया, और गोगोई डर गए, और डरने के कारण अयोध्या मामले में आपका राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दे दिए, और दूसरा राफेल के मामले में सरकार को क्लीन चिट दे दिए। अतः गोगोई पर एफआईआर हो, इनके खिलाफ मुकदमा चले और इन मामलों की पुनः सुनवाई की जाए। ये विपक्षी पार्टियां मांग जोर शोर से उठा रही हैं। ये आपका एक और कहानी यहाँ जानना है कि जब गोगोई साहब नेशनल लॉ स्कूल की टॉपर लड़की को अवार्ड देने गए, तो उस लड़की ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आपने रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि जो नेचुरल जस्टिस का ये नियम था, आपने उल्लंघन किया। आप ही संरक्षक हैं नेचुरल जस्टिस के, और आप ही जब उल्लंघन करता
वायलेशन करता हो जाएंगे तो नेचुरल जस्टिस कहाँ सुरक्षित रह पाएगा। दूसरा नियम देखिए, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि स्पष्टतः और निश्चय हुआ दिखना भी चाहिए। फिर एक बार देखिए, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि स्पष्टतः और निसंदेह हुआ दिखना भी चाहिए। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए कि न्याय हुआ है। यानी कि इसको कोरिलेट किया जाता है, आप लोग मनोज सर से पढ़ रहे हैं तो केवल मनोज सर से पढ़िए ही ना, बल्कि समाज में इस बात को रायता जैसे फैलाइए कि मनोज सर अच्छा पढ़ाते हैं और जिनको पढ़ना है वह मनोज सर के पास जाए, पढ़े और इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में पढ़ा रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार से जुड़कर पढ़े। यानी कि आप केवल हमसे पढ़िए ना, बल्कि समाज में एक मैसेज भी दीजिए कि लोग आतुर हों और अच्छे से ला को मनोज सर से जाने। एक उदाहरण इस पर दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक जज साहब हैं, उनका पुत्र अभियुक्त था, उन्हीं के पास मामला गया और उन्होंने अपने पुत्र को बाइज्जत बरी कर दिया साक्ष्य के अभाव में। वास्तव में आपका कह सकते हैं कि न्याय हुआ, क्योंकि साक्ष्य का क्या था, अभाव। लेकिन समाज क्या कहेगा, समाज तो यही कहेगा कि जज साहब का बेटवा था और जज साहब ने बायस में आकर अपने बेटवे को बाइज्जत क्या कर दिया, बरी। यानी कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि समाज में भी एक मैसेज जाए कि क्या हुआ, न्याय हो रहा है। और तीसरा है, न्यायाधीश संदेह से परे होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति निर्णय कर रहा है उस पर उसमें अगर जरा भी संदेह या डाउट आ जाता है तो उसे निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। जैसे गोगोई का मामला है, न्यायाधीश संदेह से क्या होना चाहिए, परे। ये 3 आपका रूल अगेंस्ट बायस के 3 नियम हैं। वर्तमान में रूल अगेंस्ट जो बायस होता है वह 3 प्रकार से बायस हो सकता है। यानी कि बायस कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। एक विषय वस्तु संबंधी पक्षपात यानी कि सब्जेक्ट मैटर पर, एक मॉनेटरी यानी कि धन संबंधी पक्षपात, और तीसरा पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत पक्षपात। ये सबसे खतरनाक होता है व्यक्तिगत पक्षपात। तो इसको आगे आपका कल बताया जाएगा थोड़ा बहुत, तब आपका कल ये बताकर और हिस्टोरिकल स्कूल इसके बाद शुरू भी किया जाएगा। धन्यवाद।